हेलो एवरीवन, चलिए आज देखते हैं कुछ प्रश्न को और उनके इजी सॉल्यूशंस को। तो पहला क्वेश्चन है हम लोगों के पास, एक चलती हुई रेलगाड़ी किसी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में और एक बिजली के खंभे को 10 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल क्या है? तो चलिए अब पहले एक बार हम लोग ये सोचते हैं कि यदि रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को, मान लेते हैं ये ट्रेन है, किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, तो ये दो चीज़ों को पार कर रही है, एक अपनी लंबाई को, एक प्लेटफॉर्म को। इसके लिए उसको कितना लग रहा है? तो 14 सेकेंड्स लग रहा है। और साथ ही साथ यदि वो बिजली के खंभे को सिर्फ पार करती है, मतलब खुद को सिर्फ पार करती है, तो कितना लग रहा है? तो उससे लग रहा है 10 सेकेंड। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि उसे खुद को पार करने में यदि 10 लग रहा है तो ट्रेन को पार करने में 4 सेकेंड लग रहे होंगे, तभी ये 14 हो रहा है। तो यहाँ से ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ट्रेन जो 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है उसके लिए वो 4 सेकेंड देती है। यदि वो 4 सेकेंड देती है तो डिस्टेंस बाय टाइम हुआ, जिससे हम लोग स्पीड निकाल पाएंगे। लेकिन इसे हम लोगों को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट भी करना है। तो चलते हैं, अब हम लोग इसे कैंसिल आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये हो गया 9 और ये हो जाएगा 5, और ये बच गया हम लोग का 45। तो उम्मीद है ये 45 आप समझ गए होंगे किलोमीटर पर आवर में। अब इस तरह से अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन को देखिए और समझिए। देखिए यहाँ पर एक नंबर दिया हुआ है, स्क्वायर में उसका रेसिप्रोकल भी है, यानी x² + 1/x² बराबर 2, और हम लोगों से x - 1/x को पूछा जा रहा है। चलिए एक बात मैं बताऊँ, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि एकमात्र ऐसा नंबर है जिसका रेसिप्रोकल 1 होता है, और उन दोनों रेसिप्रोकल नंबर और रेसिप्रोकल को जोड़ने पर एक इंटीजर आता है, एकमात्र संख्या 1 ही है, 1 ही है। और ऐसा कोई नंबर दूसरा नहीं है जिसको उसके रेसिप्रोकल के साथ जोड़कर एक इंटीजर यानी कि पूर्णांक यानी कि गोटा नंबर ले आए हम लोग। तो यहाँ पर ये तो क्लियर हो जाता है कि ये भी नंबर एक पूर्णांक आ रहा है, तो इस तरह से यहाँ पर x का वैल्यू क्या होना चाहिए? ये 1 ही होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यदि यहाँ पर इसका वैल्यू 1 है तो हम लोग इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर है x - 1/x, तो यहाँ पर 1 - 1/1 रख कर घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। आप इस चीज़ को प्रूव भी कर सकते हैं कि ये जो है 1 कैसे आएगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि इस 2 को इधर लाना होगा, x² + 1/x - 2 = 0। अब आपको पता होगा ये चीज़ क्या है, ये चीज़ क्या है? तो ये जो है ना, x - 1/x का होल स्क्वायर है बराबर 0। ये x - 1/x जो है यदि उधर चल जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 1/x। एक नंबर अपने नंबर के बराबर तभी अपने रेसिप्रोकल के बराबर हो सकता है, ये 1 ही हो सकता है। यहाँ से कंक्लूजन निकाल सकते हैं। नहीं तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ से 1 फिर 1 का रूट निकाल कर 1 निकाल सकते हैं। लेकिन यह याद रखना अच्छा है कि यदि कोई नंबर और उसके रेसिप्रोकल के सम दिए हो, कोई इंटीजर, तो यह एकमात्र कौन सा हो सकता है? तो सिर्फ और सिर्फ 1 ही हो सकता है। इससे क्वेश्चन को सॉल्व करने में समय नहीं लगेगा। तो अब देख चलिए 10वें नंबर प्रश्न पे। ये क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है कि इसमें हम लोगों के पास ये दिए हुए हैं, ठीक है, और हम लोगों को इसका वैल्यू पूछना है। कहीं ना कहीं क्यूब का इस्तेमाल किया जाएगा, तभी ऐसा हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्यूब क्रिएट करते हैं। हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, इसको थोड़ा सा घुमाकर पहला वाला जो है उसे इस तरह से लिख लेते हैं, p + q = 1। अब एक चीज़ देखें कि p + q, सॉरी यहाँ 1 नहीं होगा, यहाँ p/q भी तो होगा ना, p/q। अब दोनों तरफ हम लोग होल क्यूब डालेंगे इसका। तो यहाँ पे हम लोग दोनों तरफ इसका क्यूब डाल देंगे ऐसे करके, इसका क्यूब डाल देते हैं। अब इसको फार्मूले पे तोड़ता हूँ, ये हो जाएगा pq + q का क्यूब + 3 × pq × p + q। ये फार्मूला तो आप लोग बचपन से देखते आ रहे हैं।
इज इक्वल टू ये जो नंबर लिखा हुआ है यहाँ पर, सॉरी जो टर्म्स लिखे हैं पी बाई क्यू, उसका हल क्यू दे देता है। ठीक है, अब ध्यान दे ये वाला जो चीज़ है, ये वाला पार्ट ये यहाँ पे दिया हुआ है, इसका वैल्यू पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 1/pq। मैं ये दोनों पी क्यू को उधर ले जा रहा हूँ RHS में। तो सबसे पहले इस पार्ट को मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 3pq इंटू पी प्लस क्यू को यहाँ से ऊपर से यहाँ से हम लोग लिख लेते हैं 1/pq इज इक्वल टू, उधर लिखा हुआ है 1/p का क्यूब, q का क्यूब माइनस p क्यूब माइनस q क्यूब। ठीक है, इसे काटने के बाद आप ध्यान से देखें तो ये वाला जो पार्ट है यही हम लोगों को निकालने दिया गया है, जिसका वैल्यू आ रहा है 3। तो इस तरह से आंसर होगा हम लोगों का 3, जो ऑप्शन नंबर सी में है। उम्मीद है कि आप ये समझ पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन को देखें। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक 16 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा यानी कॉर्ड को 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में खींचा जाता है। वृत्त के केंद्र से जीवा की दूरी बताइए। कोई भी दूरी का मतलब होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अभी इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले एक सर्कल बना लेते हैं समझने के लिए। जस्ट अ मिनट, चलिए इतना काफ़ी रहेगा है ना। तो अब देखें कि ये क्या है। यहाँ पे क्वेश्चन है 16 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा। यहाँ पर हम लोग एक जीवा ड्रा करते हैं, ये 16 है और 10 सेंटीमीटर एक त्रिज्या वाली, तो यहाँ से एक त्रिज्या होगा सेंटर से। ठीक है, ये 10 सेंटीमीटर है, 10 है। और यदि इससे परपेंडिकुलर निकाले तो यही एक्स है, यही निकालना है हम लोगों को। आपको पता होगा यदि इस पर परपेंडिकुलर डाले तो ये बराबर लेंथ में बढ़ जाती है, यानी 8 हो जाएगा। अब जैसा कि ट्रिपलेट पता होगा 6, 8, 10, यदि ट्रिपलेट पड़ता है तो ठीक है, नहीं तो पाइथागोरस लगाकर आप निकालेंगे 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर अंडर रूट, तो एक्स निकल जाएगा। लेकिन उचित है कि आप याद कर ले ट्रिपलेट्स को, इससे जल्दी काम हो जाता है। ये आंसर हुआ है 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर बी है। उम्मीद है कि आप इसे समझ पाए होंगे। अब चलता हूँ मैं अगले प्रश्न पे। ये रहा, यहाँ पे इस क्वेश्चन को पढ़े। क्या है, एन एंगल इन अ सेमी सर्कल। बोल रहा है कि सेमी सर्कल जो है उसका एंगल कितना होता है। तो इसके लिए आप एक चीज़ याद रखें कि सेमी सर्कल मतलब कि अर्धवृत्त का कोण कितने डिग्री का होता है। आसान है, वही समझने का फिर है। यहाँ पर मैं एक आर्क ले लेता हूँ। ठीक है, जैसे मैं ऐसे आर्क ले लेता हूँ। इस आर्क से यदि इस जगह पे खींचूँ तो आपको ये प्रॉपर्टी याद होगा कि इस जगह पे जो एंगल है एक्स, इसका ये हाफ हो जाता है, x/2 हो जाता है। अब ये एंगल धीरे धीरे चाहे जितना बड़ा और छोटा हो, प्रॉपर्टी तो वही रहेगा। एक्स का वैल्यू बदल सकता है, बट ये प्रॉपर्टी नहीं, मतलब कि एक्स का हाफ तो ऊपर वाला होना ही होना है। यदि ऐसा है और यह सर्कल नहीं, यह सेमी सर्कल है। सेमी सर्कल मीन्स ये हाफ है, नीचे वाले जो है ना ये नहीं है, ये नहीं है। तो आप देखिए यहाँ पर कितना डिग्री का कोण बन रहा है, 180। तो इस पॉइंट से यदि मैं यहाँ मिलाऊँ और यहाँ मिलाऊँ तो ये कितने डिग्री का कोण बनेगा, 180 का हाफ। तो 180 का हाफ 90 डिग्री। तो 90 डिग्री कितने नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी है। तो आप समझ पा रहे होंगे इसका आंसर सी होगा। तो इसी तरह से हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे x का वैल्यू लिखा है। देखिए मैंने ये क्वेश्चंस को बहुत पहले एक वीडियो में बता रखा है। आप ट्रिग्नोमेट्री के इस वीडियो में जाएं, आपको वहाँ से मिल जाएगा। यहाँ पे करना क्या है मैं इसे बता देता हूँ ओरली, कि यहाँ पे x बराबर ये लिखे हुए हैं, y बराबर ये लिखे हुए हैं। आप दोनों को स्क्वायर करके जब जोड़ेंगे तो इसके बीच का जो रिलेशन है x² प्लस y², ये कितना हो जाएगा, ये a² प्लस b² के बराबर आएगा। और यही इसका प्रूफ भी है और सोल्यूशन भी है। एक्चुअली मैं इसे पूरा एक्सप्लेन करके नहीं बता रहा हूँ, आप उस वीडियो में जाकर देखें। और ये आसान भी है, आप इसे स्क्वायर करके सिर्फ होल स्क्वायर लगाकर दोनों को जोड़ेंगे, आप खुद आसानी से ये
वैल्यू पाएंगे। आप इस चीज़ को लिखकर 2-4 बार देख ले, आपके स्मरण में रह जाएगा। तो चलिए अब आगे एक क्वेश्चन और देखता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन है वर्क एंड टाइम का। एक कार्य को 12 दिनों में पूरा करता है, यानी ए के द्वारा लिया गया जो समय है वो है 12। ए एंड बी दो लोग हैं और एक लेते हैं, एक का समय है 12, जबकि बी उसे 15 दिनों में करता है, बी उसे 15 दिनों में करते हैं। अब आगे है कि देखिए ध्यान से, पूरा करता है, वे उसे एक साथ 450 रुपये में करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ए का हिस्सा कितना है? जाहिर सी बात है, जो जितना ज़्यादा लंबे तक कार्य करेगा, जिसका क्षमता ज़्यादा होगा। देखो, देर काम करना जरूरी नहीं है, लेकिन क्षमता से ज़्यादा होना चाहिए। यदि क्षमता ज़्यादा है तो काम खुद ज़्यादा करेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि उसका एफिशिएंसी का रेशियो निकालते हैं। एफिशिएंसी का रेशियो टाइम के रेशियो के उल्टा होता है, यानी कि ये इधर आ जाएगा 15 और ये इधर आ जाएगा 12। मैं इसे काट कर स्मॉलेस्ट फॉर्म में कर लेता हूँ, 5, 3 से और 4, तो 5 4 9 यूनिट। 9 यूनिट जो है ना उसका क्षमता है। सैलरी भी हमेशा क्षमता पे ही बढ़ता है, सैलरी हो या मजदूरी जो बोले। यहाँ पर जो है वो 450 दिया हुआ है। 1 यूनिट का वैल्यू कितना आना है? यहाँ पे 50 आया। इस 1 यूनिट का वैल्यू मतलब ये जो है इस रेशियो के लिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ चुका है। मल्टीप्लाइंग फैक्टर का खासियत होता है कि जिस रेशियो का होता है उससे गुना कर दीजिए, टोटल वैल्यू आ जाएगा। यहाँ पर इसे 50 से गुना कर लीजिए, 50 से, तो ये आ जाएगा 55 25 यानी 250। ये जो 250 है ना, ये आपका ए का हिस्सा निकल गया। कितने नंबर ऑप्शन में? ये ऑप्शन नंबर सी में है। तो उम्मीद है कि आप इसे समझ पा रहे होंगे। चलिए अब आगे चलता हूँ मैं अगले क्वेश्चन पे। इसे थोड़ा इरेज कर लूँ। यहाँ पे x इज इक्वल टू √2 + 1 दिया हुआ है और हम लोगों से पूछा गया है x का पावर 4 - 1/x का पावर 4 कितना होगा। चलिए इसके लिए देखिए, मैं इसे होल स्क्वायर के पावर पे तोड़ूँ पावर 4 को, तो 2 भागों में टूटेगा, आप समझ रहे होंगे। a² - b² में एक बार ये प्लस में टूटेगा और एक बार ये माइनस में टूटेगा, इसका माइनस में टूटेगा। तो कहने का मतलब है कि इतना दिमाग में आ रहा है कि इस चीज़ को यदि तोड़ूं तो इसका जो है पावर 2 में, देखिए मैं तोड़ ही देता हूँ यहाँ पे, x का पावर 2 + 1/x का पावर 2 और दूसरा हो जाएगा x का पावर 2 - 1/x का पावर 2, इतना आएगा। यदि मैं इन दोनों का वैल्यू निकाल लूँ तो काम हो जाएगा। सवाल है कि वैल्यू कैसे निकाला जाए। तो वैल्यू निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले चलेंगे इसके पास जो दिया हुआ है और उसको खींच कर लाएंगे और उसका स्क्वायर निकालेंगे, क्योंकि हर जगह स्क्वायर तो चाहिए हमको। तो सबसे पहले x का स्क्वायर लगाएंगे। x का स्क्वायर लगाएंगे तो यहाँ से हो जाएगा 2 + 1 का भी, देखिए ध्यान से मैं यहीं पर लिखता हूँ थोड़ा सा क्वेश्चन में ही कि इसका भी स्क्वायर लगा रहा हूँ और इसका भी स्क्वायर लगा रहा हूँ। तो यहाँ से ये चीज़ को इधर लाता हूँ और इधर लिख रहा हूँ x² इज इक्वल टू a² यानी कि 2 और b² 1 + 2ab यानी 2 √2 × 1। अब एक चीज़ ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा आपका 3 + 2 √2। ठीक है, उम्मीद है कि आप ये समझ पा रहे होंगे। अब इसका रेसिप्रोकल भी निकाल लेता हूँ, यानी कि 1/x²। अच्छा, एक चीज़ पता होगा, रेसिप्रोकल में यदि इसका स्क्वायर और इसके स्क्वायर का अंतर 1 हो तो उसका जो रेसिप्रोकल होता है ना, सिर्फ उसका साइन बदल जाता है, उसका कंजुगेट को लिख देते हैं, यानी कि यहाँ हो जाएगा 3 - 2 √2। ठीक है, तो अब क्या है ना कि ये दोनों को जोड़ना होगा। पहले हम लोगों को एक बार x² + 1/x² निकालने होंगे। तो ये कैसे निकलेगा, तो आप देखें ये कैसे निकलेगा, जोड़ दे इसे, सबसे अच्छी बात, ये जोड़ देने पे तो यूं ही निकल आएगा। तो देखिए यहाँ पे ये कट जाएगा और ये 3 3 6 आ जाएगा, यानी कि हम लोगों के पास ये 6 आ गया। यदि इन लोगों को घटाकर हमको लिखना होता तो -1/x², ये घटाकर लिखना होता तो, अब देखिए यदि घटाकर लिखना होता तो ये साइन ये प्लस में हो जाता, ये माइनस में, ये कट जाता और ये दोनों को जोड़ देते, यानी 2 2 4। तो चलिए इसे हम लिख लेते हैं, पहले फ्रेश कर लेते हैं। हाँ, ये हो जाएगा
4√2। अब हम लोगों को इसको और इसको यानी इन दोनों को यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। 6 × 4√2 ये जो हो जाएगा 24√2। ये कितना नंबर है? ये है डी नंबर।